कविता और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि आपके एनालिसिस बुक से है जिसमें आपने रेशियो कैश फ्लो पढ़ा है, राइट। उसका ये चैप्टर नंबर 2 है जो कि थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क का, तो इसे ध्यान से समझना है। छोटी छोटी वीडियोस होंगी, इनको पढ़कर आपके 1 मार्क के जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इन वीडियोस को सिर्फ इसलिए देखना है क्योंकि हमारे 1 मार्क का इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इस वीडियो को देखना है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होती क्या है। तो देखो, अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बोलूँ कि एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, तो एनालाइज करने का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं और उसे और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि उस चीज़ से हमें क्या इफेक्ट होता है। या अगर आपने फ़ोन लेना है तो आप एनालाइज करते हो यार मार्केट में कितने इस रेंज में फ़ोन आ रहे हैं, किसका कैमरा अच्छा है, किसका सॉफ्टवेयर अच्छा है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप एनालाइज करते हो, राइट। क्योंकि वो चीज़ पर आपने कोई डिसीजन लेना है, राइट, तभी। अदरवाइज अगर आपको लेना ही नहीं है तो आप क्यों एनालाइज करोगे, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। और क्यों करना, ताकि हम बिजनेस के डिसीजंस ले सकें, ठीक है। तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। अब इसकी एक लैंग्वेज देखते हैं, बुक में क्या दे रखी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मीन्स एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हम एनालाइज करते हैं किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को, जो हमारी बैलेंस शीट में, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हम उनसे एनालाइज करते हैं। क्यों, टू अंडरस्टैंड, ताकि हम उसे समझ सकें, एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन, समझने के साथ साथ हम उस पर डिसीजन भी ले सकें कि भाई इन चीज़ों में हमें चेंज करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें बिजनेस की सही नहीं हो रही हैं, इधर हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम एनालाइज कर रहे हैं और उसके बेस पर आगे के डिसीजंस लेंगे, ठीक है गाइस। तो मीनिंग क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, देखो कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। हमारे सामने आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L ला के रख दिया, नोट्स टू अकाउंट रख दिया, बैलेंस शीट रख दी, अब हम इसे कैसे समझें, कैसे कंपेयर करें डेटा को। सो हमें यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं। कौन कौन से टूल्स बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं, इन सब पर आपके आगे के चैप्टर है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो गाइस, ठीक है। सो इस समय पर हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपने देखा, इसमें हमने कंपैरेटिव P&L भी देखा है और कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी देखी है, राइट, जिसमें हम बेसिकली 4 कॉलम की, याद है, बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ABCD, A में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, B में, देन C में हम डेविएशन निकालते हैं, दैट इज डिफरेंस, एंड D में जाके हम परसेंटेज निकालते हैं। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम किस नाम से जानते हैं गाइस, हॉरिजॉन्टल नाम से। हॉरिजॉन्टल नाम से क्यों जानते हैं, देखो ये मैं अगर आपको चीज़ बोलूं कि आपको नेम ना याद करने हैं, समझने हैं। क्यों समझने हैं, क्योंकि नेम पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो देखो, हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसे लाइन होती है, ठीक है। तो हमारी इसमें भी हॉरिजॉन्टल हम एनालिसिस करते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, डेविएशन, ये तो इसे हॉरिजॉन्टल नाम से जानते हैं कंपैरेटिव को। नेक्स्ट होता है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज में जिसे हम वर्टिकल नाम से जानते हैं, वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। सो कॉमन साइज में हम अपने करंट ईयर या प्रीवियस ईयर को उसी के डेटा के साथ कंपेयर करते हैं, हम आपस में कंपेयर नहीं करते, हम उसी में कंपेयर कर रहे होते हैं, यानी कि उस करंट ईयर का डाटा उसी करंट ईयर के डिफरेंट वेरिएबल से कंपेयर हो रहा होता है, ठीक है। सो उसे कॉमन साइज कहते हैं और वेरिएबल कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रख के, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। सो आप इसके फिगर से भी इसे याद कर सकते हो। इसके बाद है हमें अपनी स्टेटमेंट को समझने के लिए रेशियो एनालिसिस, जो ऑलरेडी आपके बुक में बहुत सारे हैं और आप इस समय पर प्रैक्टिस कर रहे हो। सो रेशियोज के थ्रू भी हम समझते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू भी हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि कितना कैश आया, कितना गया। अब इसके बाद आता है गाइस कि हमारे पास 2 तरीके से कंपैरिजन होता है, या तो आप इंट्रा फर्म कंपैरिजन करते हो या इंटर फर्म कंपैरिजन करते हो। इंट्रा फर्म नाम बड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब फर्म के अंदर का कंपैरिजन अपने ही फर्म के साथ, यानी कि मेरे बिजनेस का कंपैरिजन उसके पिछले साल से, सो दैट इज द कॉल इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जब आप अपनी फर्म का
इंटरनल कंपैरिजन करते हो और इसमें अदर फर्म्स इंक्लूड नहीं होती। आप अपने अपने बिजनेस को खुद ही कंपेयर कर रहे हो हर साल के डाटा के, कैसे बोलूँ, मतलब हर साल का डाटा होता है आपके पास और आप देखते हो कि यार कितने की सेल इंक्रीज हो गई, कितने का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। सो आप बाहर की फर्म्स को इंक्लूड नहीं करते, दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म। इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म, इंटरकास्ट मैरिज सुना है ना। इंटरकास्ट मैरिज क्या होता है, दूसरे रिलीजन में जो हम मैरिज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या है, जब आप अपनी फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपेयर करते हो तो उसे इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। अब इनके अदर नेम कौन से हैं, देखो इंट्रा फर्म को हम टाइम सीरीज के नाम से भी और ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी फर्म का डिफरेंट सालों में कंपेयर करें। तो टाइम सीरीज भी हो गया, एक ट्रेंड एनालिसिस भी इसको जाना जाता है कि भाई इस साल क्या ट्रेंड था, इस साल का डेटा, इस साल का डेटा, राइट, 19 का, 20 का, 21 का डेटा, ठीक है। और इंटर फर्म को क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ पर दूसरी फर्म के साथ अपना कंपैरिजन देखते हो, राइट, समझ आया। अब इसके बाद हम गाइस पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स से एनालाइज किया जाता है। तो देखो, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब जब बाहर के लोग आपकी फर्म को एनालाइज करते हैं, सो दे आर डिपेंड ऑन पब्लिश्ड डेटा। वो किस पर डिपेंड होते हैं, पब्लिश्ड डेटा पर। सो उसे एक्सटर्नल एनालिसिस कहा जाता है। सो बाहर के लोग अगर आपकी फर्म के बारे में सर्च कर रहे हैं, सो वो इट मीन्स एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके पास वही इंफॉर्मेशन है जो कि आपने न्यूज़पेपर में छपवाई थी, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है या बैलेंस शीट है। अब इसके बाद आता है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, जब फर्म खुद इंटरनली चीज़ों को एनालिसिस करती है, यानी कि इट इज़ डन बाय द मैनेजमेंट। उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारे रेशोज निकाल के देख रही है कि भाई हमारे में कहाँ कमी आ रही है, क्या हमारा रेशो रहा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डायनेमिक नाम से भी जानते हैं, टाइम सीरीज नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ ईयर्स का कंपैरिजन करते हैं, यानी कि हमने इस साल का डाटा लिया, प्रीवियस ईयर का लिया, उससे भी प्रीवियस ईयर का लिया, यानी कि पिछले 10 साल का डाटा जब हम लेकर कंपेयर करेंगे, या पिछले 5 साल का ले लो, सो दैट इज कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सो इट मीन्स आप उसे क्या बोलोगे कि हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं, बिकॉज आप डाटास को, अपने ही डाटा को प्रीवियस ईयर, करंट ईयर ऐसे एनालाइज कर रहे हो। इसके बाद आता है वर्टिकल एनालिसिस, जो आपने यहाँ पर भी पढ़ा, ठीक है। वर्टिकल जिसे स्टैटिक भी कहा जाता है, जिसे क्रॉस सेक्शनल भी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ हम एक साल का डेटा लेते हैं बट हम उसे अदर फर्म्स के साथ कंपेयर करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस, जिसे स्टैटिक भी कहते हैं गाइस, क्रॉस सेक्शनल भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ हम 1 ईयर का डेटा लेते हैं अपनी फर्म का और हम अदर फर्म्स के साथ कंपेयर करते हैं। सो ये था थियोरेटिकल पार्ट। अभी ये सिर्फ आधी वीडियो है, आधी वीडियो नेक्स्ट, मतलब आधा कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। सो गाइस, इसको सिर्फ समझना है, इसके नेम ज़रूर याद करने हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आई है गाइस, तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने डाउट आप मुझसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।